Hello friends, in this session we discuss about humoral immunity. Humoral immunity or antibody mediated immunity. Mainly the immune response is of two types, humoral immunity and cell mediated immunity. Cell mediated immunity में cytotoxic T cells are the main players और वो cell mediated destruction of pathogens करते हैं और humoral immunity में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है बी सेल्स विल कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स विल फॉर्म एंटीबॉडीज विच विल प्ले ए मेजर रोल इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन. Role of humoral immunity in the immune response for destruction of bacterial pathogen, for destroying various viruses, preventing recurrence of virus infection, participating in pathogenesis of immediate hypersensitivity and certain autoimmune diseases. There are two types of immune response, innate and acquired. And in the acquired, again there are two types. One is antibody mediated immunity and one is cell mediated immunity. The effects of activation of T and B cells can be several. It can lead to cell mediated immunity, it can lead to humoral immunity, it can lead to immunological tolerance or hypersensitivity. In this session we are discussing about humoral immunity, so we will discuss about the functions and mechanisms of B cells. तो एक्टिवेशन ऑफ बी सेल कैसे होता है? तो बी सेल का एक्टिवेशन होगा और एंटीबॉडीज़ बनेंगे. उसके लिए उसके पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो कोई भी एंटीजन को इम्यून रिस्पॉन्स होता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स. एक तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दूसरा टी सेल्स और तीसरा बी सेल्स. ये तीन टाइप ऑफ सेल्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी एंटीजन. द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैप्चर्स एंड प्रोसेसेस द एंटीजन and presents it along with suitable MHC receptor to the T helper cells. The T helper cells will further stimulate the B cells leading to antibody production. And this happens in case of T dependent antigens. When T independent antigens are there, the T helper cells will not participate and the antigen presenting cell will directly stimulate the B cells. इस पेज को सिंप्लीफाई करें तो जब भी कोई एंटीजन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको प्रेजेंट करेंगे हेल्पर टी सेल को, जो फर्दर बी सेल को एक्टिवेट करेगा. अगर ये प्रोसेस होता है एपीसी, टी हेल्पर सेल और बी सेल, तो उसको बोलते हैं टी डिपेंडेंट एंटीजन. ऐसे एंटीजन्स को बोलते हैं टी डिपेंडेंट एंटीजन्स क्योंकि उसमें हेल्पर टी सेल ने पार्टिसिपेट किया. दूसरा मैकेनिज्म जिसमें टी हेल्पर सेल पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डायरेक्टली बी सेल को एक्टिवेट करता है और ऐसे एंटीजन्स को बोलते हैं टी इंडिपेंडेंट एंटीजन्स. सो टू टाइप्स ऑफ एंटीजन्स आर देयर, टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंटरल्यूकिन 1 बनाता है और इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करके वो टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगा. रिसेप्टर बाइंडिंग भी करेगा और इंटरल्यूकिन 1 भी करेगा. इन दोनों मैकेनिज्म से हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा और हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होने के बाद इंटरल्यूकिन 2 बनाएगा और उसके अलावा दूसरे भी इंटरल्यूकिन जैसे कि इंटरल्यूकिन 4, 5, 6 वगैरह बनाएगा और बी सेल को एक्टिवेट करेगा. तो ये जो इंटरल्यूकिन्स वो प्रोड्यूस करता है हेल्पर टी सेल, वो इंटरल्यूकिन्स दे एक्ट एज बी सेल ग्रोथ फैक्टर, बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर और ऐसे बी सेल एक्टिवेट होता है. तो यानी कि एक्टिवेशन ऑफ बी सेल दो तरीके से हो सकता है, एपीसी, टी हेल्पर सेल, बी सेल. एक चैनल वो, दूसरा चैनल एपीसी, बी सेल. दूसरे चैनल में टी हेल्पर सेल नहीं है क्योंकि वो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन्स का पाथवे है. इन दिस फिगर वी कैन सी दैट एक फैगोसाइट ने एक बैक्टीरिया को देखा, उसको कंज्यूम किया और बैक्टीरिया के सरफेस पे रेड कलर का स्मॉल एंटीजन्स है. वो फैगोसाइट ने उस एंटीजन को प्रोसेसिंग करके छोटे छोटे उसके फ्रेगमेंट्स अपने सरफेस पे प्रेजेंट करे और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का ये प्रेजेंटेशन सामने हेल्पर टी सेल ने देखा. हेल्पर टी सेल के सरफेस पे कोई रिसेप्टर एपीसी के कोई सरफेस पे कोई रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ये बाइंडिंग होने से हेल्पर टी सेल
एक्टिवेट होगा। एपीसी अपने सरफेस पे एमएचसी के साथ इस एंटीजन के फ्रेगमेंट को प्रेजेंट करेगा और वो एमएचसी एंटीजन कॉम्प्लेक्स सामने हेल्पर टी सेल के टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ऐसे बाइंडिंग करने से हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा। दिस हैपन्स इन केस ऑफ टी डिपेंडेंट एंटीजन्स, और जो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन्स होंगे उसमें ये टी हेल्पर सेल का रोल नहीं होगा। इन दिस फिगर एंटीजन फ्रॉम द माइक्रोब वो मैक्रोफेज के अंदर आया, मैक्रोफेज ने अपने अंदर एमएचसी भी बनाना शुरू किया और दूसरी तरफ उसने उस एंटीजन के फ्रेगमेंट्स भी बनाना शुरू किया। एंटीजन के ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना के और एमएचसी मॉलिक्यूल बना के दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैक्रोफेज ने अपने सरफेस पे प्रेजेंट किया और मैक्रोफेज के सरफेस पे ये एमएचसी एंटीजन कॉम्प्लेक्स सामने हेल्पर टी सेल रिसेप्टर के ज़रिए आइडेंटिफाई करता है। ये रिसेप्टर बाइंडिंग होता है और इंटरल्यूकिन 1 भी प्रोड्यूस करता है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये दो फैक्टर्स हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करते हैं और हेल्पर टी सेल बाद में आगे जाके एक तरफ बी सेल को एक्टिवेट करेगा जो ह्यूमरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। टी हेल्पर सेल और बी सेल के बीच में जो बाइंडिंग होता है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली बॉडी के जो अलग अलग सेल्स हैं उनमें आपस में जब भी बाइंडिंग होता है तो मल्टीपल रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक सेल के सरफेस पे इतने सारे रिसेप्टर्स हैं कि अभी तक साइंटिस्ट ने सारे रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं। ये फिगर में भी दिखा रहे हैं तो 3-4 रिसेप्टर्स दिख रहे हैं पर एक्चुअली वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। इधर हेल्पर टी सेल में सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर है और सामने बी सेल के सरफेस पे एमएचसी और पेप्टाइड, ये दोनों कॉम्प्लेक्स। जब बी सेल एक्ट्स एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तो वो बी सेल भी हेल्पर टी सेल को ऐसे एक्टिवेट करेगा। फिर CD4 मॉलिक्यूल भी है इसमें, फिर CD40, फिर इंटरलूकिन 2, 4 और 5 ये सब भी हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तब जाके हेल्पर टी सेल और बी सेल का इंटरेक्शन फुलफ़िल होता है और बी सेल का इंटरेक्शन कंप्लीट होता है तो बी सेल फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन चालू करते हैं। So the reactions at the molecular level are very very complex. It is not just one cell coming close to another cell and signal pass on karna, but there are lots of receptors that are involved in this, and if all the receptors are there and all the binding takes place properly, then only the message will be passed on to the subsequent cell. टी डिपेंडेंट एंटीजन्स के केस में हेल्पर टी सेल इन्वॉल्व होगा और टी इंडिपेंडेंट एंटीजन्स के केस में हेल्पर टी सेल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इन दिस फिगर वी कैन सी कि बी सेल ने एंटीजन को देखा, बैक्टीरिया को देखा, उसके सरफेस पे रेड कलर का एंटीजन है, उससे बाइंड किया। वो बाइंड करने के अलावा हेल्पर टी सेल ने भी आके उसको एक्टिवेट किया, यानी कि हेल्पर टी सेल का मैसेज और एंटीजन का बाइंडिंग, ये दो सिग्नल से बी सेल एक्टिवेट हो गया। उसने प्लाज्मा सेल बनाए और मेमोरी सेल्स बनाए। प्लाज्मा सेल में से एंटीबॉडी बनने लगे और एंटीबॉडीज़ ने जाके बैक्टीरिया के सरफेस पे जो एंटीजन है उससे बाइंड किया और ये बैक्टीरिया के सरफेस पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बना उसको फैगोसाइट ने देखा और फैगोसाइट को मज़ा आ गया, उसने जाके उसको खाने का काम स्टार्ट कर दिया, राइट। और थोड़े बहुत बी सेल्स मेमोरी सेल्स में भी कन्वर्ट हो गए, जो फ्यूचर में एंटीजन दोबारा आएगा तो उसको डील करेंगे, उसके लिए मेमोरी सेल्स बन गए। तो इस तरीके से टी डिपेंडेंट एंटीजन का डिस्ट्रक्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ टी सेल्स, बी सेल्स और मैक्रोफेजेस, सभी का रोल है इसमें, राइट। और टी इंडिपेंडेंट एंटीजन के केस में टी सेल्स का रोल नहीं आया, तो फिर ऐसे केस में जो एपीसी है यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो डायरेक्टली बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे
और बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, उसमें से प्लाज्मा सेल बनेंगे और थोड़ा बहुत एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगा। पर यहाँ पे फिर वो मेमोरी डेवलप नहीं होगी जैसी टी डिपेंडेंट एंटीजन्स में होती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन के 3 स्टेप्स हैं, एफरेंट लिम्ब, सेंट्रल फंक्शंस और इफरेंट लिम्ब। एफरेंट लिम्ब मतलब एंटीजन आता है बॉडी में और वो जाके इम्यून सिस्टम के सेल्स से इंटरेक्ट करता है। सेंट्रल फंक्शन, इम्यून सिस्टम एंटीजन का प्रोसेसिंग करता है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन चालू करता है। और इफरेंट लिम्ब मतलब एंटीबॉडी सेक्रेट होता है और एंटीबॉडी सर्कुलेशन में जाके एंटीजन से बाइंड करता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन के पैटर्न को 4 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं, लैग फेज़, लॉग फेज़, प्लेटू फेज़ और फेज़ ऑफ डिक्लाइन। लैग फेज़ में मतलब पहले एंटीजेनिक स्टिमुलस होता है और जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा होता है उसको बोलते हैं लैग फेज़। फिर लॉग फेज़ में स्टडी राइज इन एंटीबॉडी टाइटर, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी। फिर प्लेटू फेज़ और स्टडी फेज़ जब इक्विलिब्रियम होता है, एंटीबॉडी सिंथेसिस और एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन दोनों इक्विवेलेंट चल रहा होता है। और फिर चौथा फेज़ ऑफ डिक्लाइन, जिसमें एंटीबॉडी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा होता है और नया एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम। उसको ग्राफिकली भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इनिशियली लॉग फेज़ से स्टार्ट होगा, फिर लॉग फेज़ आएगा, फिर प्लेटू फेज़ आएगा और बाद में फेज़ ऑफ डिक्लाइन आएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब फर्स्ट टाइम जब एंटीजन को देखा तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा और उसमें थोड़ा बहुत एंटीबॉडी बनेगा और इम्यून रिस्पॉन्स माइल्ड होगा। लेकिन जब सब्सिक्वेंटली सेम एंटीजन बॉडी में दोबारा आएगा तो सेकंड टाइम आएगा तो पहले टाइम की मेमोरी इम्यून सिस्टम में होगी और वो मेमोरी की वजह से सेकंड टाइम रिस्पॉन्स मच फास्टर और मच स्ट्रॉन्गर होगा। तो यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स इज़ द इनिशियल रिस्पॉन्स विच इज़ माइल्ड एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज़ द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स विच इज़ मच स्ट्रॉन्गर। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज़ स्लो, स्लगिश एंड शॉर्ट लिव्ड। स्लो, स्लगिश एंड शॉर्ट लिव्ड यानी कि प्राइमरी का P is S and S is P. Secondary response is prompt, powerful and prolonged. Primary response is slow, sluggish and short-lived, while the secondary response is prompt, powerful and prolonged. और primary response में generally IgM is the predominant antibody, while secondary response में IgG is the predominant antibody. Primary response में बी सेल का एक्टिवेशन हुआ, मेमोरी सेल बना और प्लाज्मा सेल बना, थोड़ा थोड़ा बी सेल मेमोरी सेल बना और थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा सेल बना। लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में इधर देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स में 4 सेल दिख रहे हैं लास्ट में, 3 प्लाज्मा सेल और 1 मेमोरी बी सेल। अभी इसी एंटीजन का अगर सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा तो सिम्बॉलिकली स्पीकिंग ये 4 सेल के बदले नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा। सो मैनी प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म्ड इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंड मेमोरी सेल्स भी वहाँ एक था, यहाँ पे 2 मेमोरी सेल्स हैं। कहने का मतलब ये कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में नंबर ऑफ इफेक्टर सेल्स काफ़ी ज़्यादा है और रिस्पॉन्स इज़ मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहली बार जब एंटीजन आया सर्कुलेशन में तो ये एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ेगा धीरे धीरे। फिर प्लेटू फेज़ के बाद डिक्लाइन फेज़ आएगा। डिक्लाइन फेज़ आता है तब बीच में जब दोबारा अगर एंटीजन आता है सर्कुलेशन में तो फिर एक दूसरा ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का ग्राफ। और प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दोनों के ग्राफ के बीच में एक डिप आ रहा है, एक ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है, उसको बोलते हैं नेगेटिव फेज़। और नेगेटिव फेज़ का मतलब ये कि जब एंटीजन सेकंड टाइम आया तो पहले से थोड़े एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं सर्कुलेशन में प्राइमरी रिस्पॉन्स की वजह से, तो वो एंटीजन वो प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड करेंगे और उसकी वजह से एंटीबॉडी का टाइटर टेम्परली डाउन जाएगा। उसके बाद में फिर एंटीबॉडी का टाइटर धीरे धीरे बढ़ेगा और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी टाइटर विल बी मच मोर कंपेयर टू द प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ के साथ एंटीजन बाइंड कर लेता है तो सीरम में एंटीबॉडी का लेवल टेम्परली डाउन चला जाता है
और उसको बोलते हैं नेगेटिव फेस, राइट, दिस इज़ द नेगेटिव फेस। अब ये एक फिगर, इस फिगर में एंटीजन आया, बी सेल का एक्टिवेशन हुआ, तो क्या क्या आउटकम्स होते हैं। बी सेल का एक्टिवेशन होता है एक तो एंटीजन प्रेजेंटेशन से और हेल्पर टी सेल से स्टिमुलस मिलने पे। तो एक तो बी सेल का क्लोनल एक्सपेंशन होता है, उसके मल्टीपल क्लोन्स बनते हैं। मल्टीपल क्लोन्स बनने के बाद एक तो थोड़े होंगे जो एंटीबॉडी सेक्रीशन करेंगे, IgM बनाएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन M, दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी सेक्रीशन। दूसरा है आइसोटाइप स्विचिंग। आइसोटाइप स्विचिंग मतलब थोड़े हफ्ते के लिए वो बी सेल के क्लोन्स IgM बनाएंगे, पर आफ्टर सम वीक्स द सेम बी सेल्स विच वाज प्रोड्यूसिंग IgM इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग IgG। तो ये IgM से IgG में स्विच ओवर करना, इसको बोलते हैं आइसोटाइप स्विचिंग। सो आफ्टर सेवरल वीक देयर विल बी आइसोटाइप स्विचिंग। फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म है एफिनिटी मैच्योरेशन। एफिनिटी मैच्योरेशन मतलब जो बी सेल्स हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं वो सारे बी सेल्स सर्वाइव करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और उनके क्लोन्स बनेंगे, और जो लो एफिनिटी एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं वो सारे बी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं एफिनिटी मैच्योरेशन। और जो नेक्स्ट मैकेनिज़्म इज़ थोड़े बहुत बी सेल्स मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो फ्यूचर में जब भी वो एंटीजन दोबारा आएगा तब मच स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। सो हियर यू कैन सी 5 mechanisms taking place. One is clonal expansion of B cells, second is antibody secretion, third is isotype switching, fourth is affinity maturation, and the fifth is memory B cell formation. एंटीबॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी एंड डिग्रेनुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। एंटीजन का फेट क्या होता है टिश्यूज़ में? तो अलग अलग रूट से एंटीजन बॉडी में आ सकते हैं, इनहेलेशन से, इंजेक्शन से, स्किन कांटेक्ट से, इनोकुलेशन से। तो अलग अलग रूट से आने पे एंटीजन का आउटकम अलग अलग होता है। कोई रूट से वो फास्टर डिग्रेड हो जाता है, कोई रूट से स्लोली डिग्रेड होता है, और फिज़िकल और केमिकल नेचर एंटीजन का कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। पर्टिकुलर एंटीजन्स हैं वो 2 फेज़ में डिस्ट्रॉय होते हैं, और सॉल्यूबल एंटीजन्स होते हैं वो 3 फेजेस में डिस्ट्रॉय होते हैं। विद दिस वी एंड द फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।